बेटा 10वीं क्लास का चैप्टर का नाम है संसाधन, भूगोल की क्लास है ये। संसाधन किसे कहते हैं, अगर आता है संसाधन किसे कहते हैं तो आप क्या लिख के आओगे? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संसाधन कहलाता है। यह तकनीकी रूप से सुलभ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए, तभी इसे संसाधन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए खनिज, वन, जीवाश्म ईंधन, ये सब संसाधन के प्रकार हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने संसाधनों को कुछ भागों में बांटा, संसाधनों को वर्गीकरण किया। तो पहला संसाधन को वर्गीकरण किया गया संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है बच्चों। फिर आ जाता है बेटा आपका जैविक और अजैविक के बाद समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर आ जाता है स्थिति और विकास के आधार पर क्षमता, विकसित, रिजर्व और स्टॉक। एक एक करके सब समझते हैं। बेटा जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन होता है, वे जीवित संसाधन होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य पालन, ये मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन, वन, ये सब जीवित संसाधन में आता है, क्योंकि ये सांस लेते हैं, ये चलते हैं, ये अपना खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, तो ये जैविक संसाधन है। अजैविक जैसे चट्टानें हुई, कुर्सियाँ हुई, बेड हुए, ये अजैविक संसाधन है जिनमें जीवन नहीं होता, वो अजैविक संसाधन है। आगे अभी तक दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। फिर उसके बाद में आता है नवीकरणीय संसाधन। बेटा नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं। नवीकरणीय जैसे हम जल का उपयोग हम बार बार करते हैं, हवा का उपयोग हम बार बार करते हैं, सूरज की रोशनी का हम उपयोग बार बार करते हैं, वन्य जीव का उपयोग हम बार बार करते हैं, वन का हम उपयोग बार बार करते हैं। लेकिन अब तो समस्या ऐसी होती जा रही है कि वनों को काटा जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भूगोल के मामले में पृथ्वी के हिस्से में वनों की जितनी कटाई हो रही है उतना नुकसान धरती को होगा। आगे बच्चों समझ में। नेक्स्ट आता है गैर नवीकरणीय संसाधन। बेटा गैर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार करते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, और इनको बनने में, गैर नवीकरणीय संसाधनों को बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। तो यानी कि इनका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में क्या, हमारी 1000 पीढ़ी भी गुजर जाएंगी तब भी वो अपने जीवन में एक ही बार उपयोग करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आ गए जैसे खनिज जो हमें धरती से मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, इनको बनने में लाखों साल लगे हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2060 तक कोयला और पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये बताओ, जब इतनी देर में, इतने दिनों में, टाइम में पेट्रोल और डीजल और कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले भविष्य के लोगों को कैसे पता चलेगा कि डीजल क्या होता था, कोयला क्या होता था। जैसे आज हमको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराने के लिए लैब में ले जाते ना और दिखाते हैं कि देखो ये H2SO4 है, ये CaC है, CO3 है, ऐसे ही दिखाया करेंगे कि ये रहा पेट्रोल, ये रहा कोयला, छूना मत इसे, महक देखो इसकी, इसके गुण बताएंगे। चलो खैर, तो उन्हें हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत संसाधन। बेटा जैसे व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तियों के स्वामित्व में, उदाहरण के लिए अपनी भूमि, अपना घर, समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन, ये तो व्यक्तिगत संसाधन हो गए बेटा। अब सामुदायिक संसाधन हो गए। सामुदायिक में वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हों, जैसे पार्क, खेल के मैदान। फिर बेटा राष्ट्रीय संसाधन आ जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जैसे सड़कें, रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग कोई भी देश नहीं कर सकता
उदाहरण के लिए 200 किलोमीटर से अधिक का समुद्री जल, यानी कि देखो ये भारत का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये समुद्री, ये इधर समुद्र है, इधर समुद्र है ना, इधर इधर समुद्र है। तो भारत की बाउंड्री से 200 किलोमीटर अंदर जाके हम केवल उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो समुद्र है वहाँ का हमारा सीमाएं नहीं है। हम 200 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक बस, ये जो वृत्त देख रहे हो ये 200 किलोमीटर है, यहीं तक। चाहे देखो, चाहे ये तो इंडिया की बात है, अगर कोई और भी कंट्री है, और भी कोई देश है, तो उसके लिए भी यही नियम लागू है 200 किलोमीटर का, यानी कि उसके बाद का समुद्र उसका नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे समझो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद में आता है बेटा, उसके बाद में आता है संभावित संसाधन, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा, अभी पाए गए हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा, गुजरात में पवन ऊर्जा का उदाहरण है। यानी कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, अभी नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा। फिर रहता है बेटा स्टॉक, संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। उदाहरण के लिए देता हूं मैं आपको, सपोज करो एक उल्का पिंड धरती के पास से निकल रहा है। अब वो इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे खनिज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि वो खनिज धरती पर आ जाए। तो देखो, हम चाहते तो है, इस पूरे ब्रह्मांड में खनिजों का स्टॉक है, लेकिन हम यहाँ पे धरती की बात कर रहे हैं, तो अपने धरती पे ही स्टॉक की बात करेंगे। उदाहरण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करने की तकनीकी जानकारी का अभाव। जैसे आने वाले टाइम में अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी, हाइड्रोजन से, यानी कि हम पानी डाला करेंगे बोतल से और इंजन ऐसा बनेगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। तो ऑक्सीजन अलग होकर हाइड्रोजन जो है उसके यूज़ में आ जाएगा इंजन के, और वो हाइड्रोजन की वजह से गाड़ी चला लेगा। लेकिन ऐसी केवल अभी भविष्यवाणी है, अभी इस पर काम जारी है। यानी कि ये जो ऐसी तकनीक है जो हमें पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास। रिजर्व, स्टॉक का सबसेट जिसका उपयोग भविष्य में होगा, जैसे बांधों में पानी, वन संसाधनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंग्रेजी में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। इसी वजह से भारत सरकार ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में लगभग 40% की कमी और 2060 तक पूर्ण तरीके से कार्बन का उत्सर्जन खत्म कर देगी इंडिया, भारतीय सरकार। ठीक है बेटा, ये आपको जनरल नॉलेज की अवेयरनेस क्वेश्चन था। तो वर्तमान विकास में भावी पीढ़ी की ज़रूरतों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यानी कि दिक्कत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से समस्या ये है कि हम अभी जो विकास कर रहे हैं उससे जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली है, उसको प्रॉब्लम होगी। तो डेवलपमेंट ऐसा किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो भावी पीढ़ी जो है वो उनका जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं उनको देख सके। डेवलपमेंट हम इतना कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा हम लोग, कि कई प्रकार के जीव जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। देखो अब ये कहाँ से टॉपिक आ गया, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि कई जीव जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। फिर आता है भारत में महत्वपूर्ण राज सुविधाओं के अंतर्गत भूमि।
मैदानी क्षेत्र बेटा, पर्वतीय क्षेत्र और पठार क्षेत्र, देख लो डेवलपमेंट है ना, इतने इतने % है। नेक्स्ट, भूमि क्षरण। भूमि क्षरण का मतलब होता है भूमि को उसकी गुणवत्ता में कमी करना। भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए बिना लंबे समय तक उसका निरंतर उपयोग करना भूमि क्षरण कहलाता है। जैसे खेती हो रही है, हम उसमें कंटिन्यू खेती कर रहे हैं लेकिन लंबे समय तक, तो उसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो किसान लोग होते हैं कभी कभार अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति अपने आप बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इससे भूमि, एक समय ऐसा आता है कि भूमि पूर्ण रूप से बंजर हो जाती है, कि उसके गुण खत्म हो जाते हैं। आगे बेटा समझ में। भूमि क्षरण की समस्या को हल करने के कुछ उपाय हैं, जैसे वन रोपण। अति चराई को नियंत्रण करने के लिए चराई का उचित प्रबंधन। जैसे पशु घास चरते हैं ना, तो ये उसकी चराई की बात कर रहा है। पौधों के आश्रय बेल्टों का रोपण। कटीले झाड़ियाँ उगाकर खेत के टीलों को स्थिर करना। खनन गतिविधियों को नियंत्रण करना। सबसे बड़ी समस्या तो यही खनन गतिविधि है। अधिक सिंचाई और उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग से बचना। जिस प्रकार खेतों के अंदर पेड़ पौधों को उगाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है ना बच्चों, उससे भूमि को नुकसान होता है, तो इसका उपयोग कम करना। मृदा अपर्दन। मृदा आवरण का अनाच्छादन के बाद में धूल जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। जैसे पहाड़ी पर अगर घर है, यहाँ जो खेती हो रही है, बारिश हुई तो यहाँ से जो मिट्टी है ना, मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह जाएगी, तो मिट्टी की ऊपरी परत जो कि उपजाऊ थी, उस परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में, मिट्टी के कटाव के कारणों में क्या शामिल है? मानवीय गतिविधियां, जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, ठीक है बेटा, और दूसरा हवा, ग्लेशियर, जल प्रवाह जैसी प्राकृतिक शक्तियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट, अब क्षरण के प्रकार। गलित क्षरण, शीट क्षरण। गलित, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियां बनाता है, जिसे नलियां कहा जाता है। इसमें खराब भूमि बन जाती है और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि बीहड़ों के नाम से जानी जाती है। ये जो बीहड़ों वर्ड है ना, बहड़, इसे बहड़ बोलते हैं, जंगली वर्ड बोलते हैं। हमारे यहाँ पर इसकी बहुत चंबल हमारे गांव के पास में ही है, तो फिर उसमें होता क्या है बेटा, उसमें कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी आ जाती है और कंकड़ पत्थर में कभी भी खेती नहीं होती। फिर आता है शीट चरण। जब बड़े क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो इसे शीट अपर्दन के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके क्या क्या तरीके होते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में देखो, पहाड़ी क्षेत्र में ये है ना, वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार कैसी खेती होती है? सीढ़ी। क्यों? क्योंकि अगर पानी बरसेगा तो ऊपर से जो मिट्टी आएगी वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस सीढ़ी पर रुक जाएगी। अगर इस सीढ़ी से ही बैठाएगी तो इस सीढ़ी पर रुक जाएगी, तो मिट्टी जो है वो पूरे तरीके से ना बह के रुक जाती है, तो इससे मृदा का अपरदन होने से बच जाता है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, मिट्टी और उसके प्रकार। अब मिट्टी और मिट्टी के प्रकार हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह पूर्वी तटीय मैदान
विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाओं में भी पाई जाती है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी कृषि प्रयोग के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी रहती है। पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड और चूने से भरपूर जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी है। नेक्स्ट, काली मिट्टी। काले रंग की और रेगूर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। कपास उगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पेपर में सवाल आता है कि कपास किस खेती में, किस मिट्टी में अच्छा उगता है, तो काली मृदा में। ठीक है बच्चों। काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठारों में, गोदावरी और कृष्णा घाटियों के में भी पाई जाती है। अत्यंत महीन अर्थात चिकनी मिट्टी से बनी होती है। नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और नींबू से भरपूर होती है। लाल और पीली मिट्टी दक्षिण के पठार के पूर्व और दक्षिण भागों में कम वर्षों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी पश्चिम घाट और पिडमोट क्षेत्रों में भी पाई जाती है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण लाल रंग हो जाता है। इस वजह से इसे लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है लैटेराइट मिट्टी। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में के साथ खेती के लिए उपयुक्त है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस माने ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि बैक्टीरियाओं की डिकम्पोज भी उच्च तापमान के कारण नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिलके किसी भी चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो वो मिट्टी खराब कर देंगे। क्योंकि डिकम्पोज करना, अगर मिट्टी के अंदर हम कागज़ डाल दें तो कुछ दिनों बाद वो कागज़ जो है वो गल जाएगा, तो वहाँ ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है बेटा। फिर आ जाता है बेटा शुष्क मिट्टी। शुष्क राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भागों में पाई जाती है। उचित सिंचाई के बाद भी ये मिट्टी खेती योग्य नहीं रहती। लेकिन आपको एक और जानकारी दूं, शुष्क मिट्टी आज है राजस्थान की, लेकिन अगर कई हजारों वर्ष पुरानी पीछे की बात की जाए तो वो मिट्टी शुष्क नहीं थी, वहाँ पर भी खेती होती थी। वो मिट्टी शुष्क इस वजह से बनी है क्योंकि हम जो इंसान जाति है उसकी वजह से, हमारे दिनचर्या के कामों की वजह से हम किसी भी मिट्टी को, किसी भी ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर टाइम में। अब हुआ क्या, जहाँ जितनी डाइवर्सिटी रहेगी बेटा, वहाँ जीने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। डाइवर्सिटी इन द सेंस, अगर हमें खेती करनी है तो खेती हमें बार बार चेंज करनी है। आलू की कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और की हो जाए, चावल की हो जाए, गन्ने की हो जाए, यानी कि हमें बदलते रहना है। डाइवर्सिटी रखनी है हर चीज़ में, और जहाँ जितनी डाइवर्सिटी होगी जीने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें ह्यूमस की नमी की कमी होती है क्योंकि शुष्क जलवायु, उच्च तापमान यानी कि राजस्थान का तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना, जलवायु शुष्क होती है और वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अगर यानी कि आप पानी डालोगे तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी और तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, तो वाष्पीकरण तेज। नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और साधारणतः नमक पानी को वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। वन मिट्टी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्राय प्राप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। स्थान के आधार पर विशेषता भिन्न होती है। घाटी के किनारों पर और घाटी के किनारों पर दोमट और गादयुक्त तथा
ऊपरी ढलानों में मोटे दानेदार घाटियों के निचले हिस्से में विशेष रूप से नदियों की छतों और जलोढ़ पंखों पर सिल उपजाऊ है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स बना लो, है ना। और अब अगली क्लास में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करवाएंगे, तो इसको ध्यान दें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम में ही होगी एसएसटी की क्लास, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी। ठीक है बच्चों, कंप्लीट करो इसे।